गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम अध्ययन कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, उसमें हमने अध्ययन कर लिया है क्लासिकल थ्योरी और न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। आज हम अध्ययन करेंगे ब्याज का तरलता अधिमान पसंदगी सिद्धांत, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। लॉर्ड केंज ने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में पब्लिश हुई थी, में ब्याज निर्धारण का एक मौद्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे तरलता अधिमान सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज क्या है? मुद्रा की सेवाओं की कीमत है। ब्याज एक मौद्रिक क्रिया है, क्योंकि मुद्रा की मांग तथा पूर्ति द्वारा ही ब्याज का निर्धारण होता है इस सिद्धांत के अनुसार। तो मुद्रा की पूर्ति देश में किस किस पर डिपेंड करेगी? मुद्रा की परिचालन मात्रा तथा बैंक जमा पर डिपेंड करती है। और मुद्रा की मांग मुद्रा को नकदी के रूप में रखने के लिए की जाती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति तथा फर्म को क्रय विक्रय, आपातकाल आदि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नगद मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो जिन लोगों को अपने निजी या फिर व्यावसायिक कार्यों के लिए मुद्रा की ज़रूरत होती है, तो वे इसकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए ब्याज के रूप में कीमत देने को तैयार होते हैं। और जिन लोगों के पास नकदी होती है, वे ऋणों की अपेक्षा नकदी को अधिक प्राथमिकता देते हैं। मीन्स वे ऋणों के स्थान पर मुद्रा को नगद रूप में रखना अधिक पसंद करते हैं। तो इसीलिए नकदी अधिमान मीन्स तरलता अधिमान का तभी त्याग करेंगे कोई भी व्यक्ति जब उसके लिए उन्हें पुरस्कार दिया जाए, और वह पुरस्कार ही क्या कहलाता है? नकदी अधिमान के त्याग के लिए पाया जाने वाला पुरस्कार ब्याज कहलाता है। अब हम देखेंगे केंज ने ब्याज की क्या परिभाषा दी है। केंज के अनुसार ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता के परित्याग का पुरस्कार है। मीन्स ब्याज वह पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति को एक निश्चित समय के लिए तरलता अधिमान के त्याग के लिए दिया जाता है। अब इस सिद्धांत के अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार ब्याज का निर्धारण किस प्रकार से होता है? जैसा कि मैंने अभी बताया है कि इस सिद्धांत केंज के तरलता अधिमान सिद्धांत के अनुसार ब्याज का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहां पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होंगे। मीन्स मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा ही ब्याज का निर्धारण किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे मुद्रा की मांग। केंज के अकॉर्डिंग मुद्रा की मांग कितने कार्यों के लिए की जाती है? 2 कार्यों के लिए की जाती है। फर्स्ट है विनिमय का माध्यम और सेकंड धन का संचय। तो विनिमय के माध्यम के रूप में तो मुद्रा किस में सहायक होती है? क्रय विक्रय करने में सहायक होती है। और धन के संचय के रूप में मुद्रा भविष्य की कठिनाइयों से बचने और सट्टा करने में सहायक होती है। इसीलिए मुद्रा की मांग केंज के अनुसार 3 उद्देश्य के लिए की जाती है। क्रय विक्रय उद्देश्य, सावधानी उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य के लिए की जाती है। तो हम यहाँ पर इन तीनों को डिटेल से देखेंगे। फर्स्ट है क्रय विक्रय उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। प्रत्येक व्यक्ति या फिर फर्म को अपने प्रतिदिन के क्रय विक्रय के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो इस कारण से लोग और फर्मों के द्वारा किए जाने वाले व्यय तथा उन्हें प्राप्त होने वाली आय में क्या होता है? समय का अंतर होता है। आय 1 महीने या 15 दिन के बाद प्राप्त होती है, जबकि व्यय क्या होता है? प्रतिदिन करना पड़ता है। तो प्रत्येक व्यक्ति या फर्म आय का कुछ भाग क्रय विक्रय करने के लिए किस में रखना पसंद करते हैं? नगद रूप में रखना पसंद करते हैं। तो इस उद्देश्य के लिए रखी गई नकदी की मात्रा भी 3 बातों पर निर्भर करती है कि आय की मात्रा क्या है, आय कितने समय के बाद में प्राप्त होती है और खर्च करने का ढंग क्या है। यदि आय की मात्रा अधिक होने पर आय प्राप्त होने की लंबी अवधि तथा नगद भुगतान की अवस्था में क्रय विक्रय उद्देश्य के लिए नकदी की मांग क्या होगी? अधिक होगी। और इसके विपरीत अवस्था में नकदी की मांग कम होगी। तो
क्रय विक्रय उद्देश्य के लिए नकदी की मांग किस पर डिपेंड करती है? आय के स्तर पर निर्भर करती है। LT इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ Y। LT क्या है? मुद्रा की मांग, Y है आय और F है फलन। मुद्रा की मांग आय का फलन है। नेक्स्ट है सावधानी उद्देश्य। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति और फर्म को फ्यूचर में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती है, तो एक व्यक्ति को बीमारी जैसे बेरोजगारी, दुर्घटना आदि को फेस करना पड़ सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति इन कठिनाइयों से बचने के लिए सावधानी के लिए मुद्रा का कुछ भाग नकद के रूप में रखना चाहता है। इसी प्रकार से फर्म में भी जैसे मशीन टूट जाए या फिर अकस्माती लाभकारी सौदा करने या फिर व्यापार की हानि उठाने के लिए अपनी आय का कुछ भाग नकद रूप में रखना पड़ता है। तो सावधानी उद्देश्य के लिए रखी गई मुद्रा भी किस पर डिपेंड करती है? आय के स्तर पर निर्भर करती है। LP इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ Y। मुद्रा की मांग आय का फलन है। तो इस प्रकार से क्रय विक्रय उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग और सावधानी उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, ये दोनों ही केंज के अनुसार किस पर निर्भर करती है? आय के स्तर पर निर्भर करती है। नेक्स्ट सट्टा उद्देश्य। ब्याज की दर में मतलब परिवर्तन होते रहते हैं, तो जब कुछ लोगों को ये आशा होती है कि भविष्य में ब्याज की दर बढ़ जाएगी, तब वो क्या करते हैं? अपनी नगद मुद्रा को वर्तमान समय में उधार नहीं देंगे, बल्कि क्या करेंगे? नकदी रूप में रखना पसंद करेंगे, जिससे कि भविष्य में ब्याज की दर के बढ़ने पर नगद मुद्रा उधार देकर अधिक आय प्राप्त कर सकें। तो इस उद्देश्य को ही क्या कहा जाता है? सट्टा उद्देश्य कहा जाता है। मीन्स भविष्य के संबंध में बाजार की तुलना में अधिक जानकारी द्वारा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य को सट्टा उद्देश्य कहा जाता है, ताकि लोग अपने पास नगद रुपया इसीलिए रखते हैं कि भविष्य में ब्याज की दर में होने वाले परिवर्तनों का लाभ उठा सकें। लेकिन केंज के अनुसार जो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग की जाती है वो किस पर डिपेंड करती है? ब्याज की दर पर निर्भर करती है। मीन्स ऊंची ब्याज दर पर तो नकदी की मांग कम होगी और कम ब्याज दर पर नकदी की मांग अधिक होगी। LS इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ R। सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग किसका फलन है? ब्याज की दर का फलन है। अब हम इन तीनों को ही रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे यहाँ 3 रेखा चित्र है, A, B और C। रेखा चित्र A किसको व्यक्त कर रहा है? क्रय विक्रय उद्देश्य के लिए और सावधानी उद्देश्य के लिए की जाने वाली मुद्रा की मांग को। चित्र B है सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग को, और चित्र C है टोटल मनी डिमांड। तो चित्र A में क्रय विक्रय और सावधानी उद्देश्य के लिए जैसा कि मुद्रा की मांग को बताया गया है, तो इसमें मांग वक्र क्या है? AB OY अक्ष के समानांतर है। तो इसमें क्या है कि इस उद्देश्य से मांग पर ब्याज की दर का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ब्याज की दर 2 से 4 हुई, 4 से 6, 6 से 8, कितनी ही ऊपर की ओर बढ़ती जाए, लेकिन फिर भी क्रय विक्रय उद्देश्य और सावधानी उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग की जाती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वह OA के बराबर ही है। रेखा चित्र B में सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग को बताया गया है, और ये मांग वक्र CD ऊपर से नीचे की ओर झुका हुआ है, और अंत में ये L बिंदु से O अक्ष के समानांतर हो गया है। तो ये क्या प्रूव करता है कि सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग किस पर डिपेंड रहती है? ब्याज की दर पर डिपेंड रहती है। मीन्स ब्याज की दर अधिक होने पर मांग क्या हो रही है? कम हो रही है, और जब ब्याज की दर कम हो रही है तो मांग अधिक हो रही है, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। लेकिन यदि ब्याज की दर बहुत अधिक कम हो जाती है, जैसे मान लो ये कम होकर 2% हो गई हो, तो सारी मुद्रा सट्टा उद्देश्य के लिए रख ली जाएगी, और इस ब्याज की दर पर लोग मुद्रा उधार देने को तैयार नहीं होंगे। तो इस प्रकार से ये था रेखा चित्रों के माध्यम से तीनों उद्देश्यों के लिए की जाने वाली मुद्रा की मांग। अब है मुद्रा की पूर्ति क्यों की जाती है। मुद्रा की पूर्ति केंज के इस सिद्धांत के अनुसार किस पर डिपेंड करती है? देश में परिचालन मुद्रा तथा बैंक जमा पर निर्भर करती है। जैसे देश की परिचालन मुद्रा, नोट, सिक्कों की मात्रा देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा डिसाइड होती है। तो तरलता अधिमान या फिर मुद्रा की मांग
कि स्थिर रहने पर मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से ब्याज की दर क्या होगी, कम हो जाती है, तथा मुद्रा की पूर्ति में कमी होने से क्या होगा, ब्याज की दर बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये थे मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति। अब इन दोनों के द्वारा इस सिद्धांत में संतुलित ब्याज की दर का निर्धारण किस प्रकार से होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि केन्ज के तरलता अधिमान सिद्धांत के अनुसार संतुलित ब्याज दर का निर्धारण कहाँ पर होगा, जहाँ पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इसे हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे इस चित्र में हमने एक्स एक्स पे क्या ली है, मनी, और वाई एक्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। तो बिंदु ई क्या है, संतुलन बिंदु है। अब इसमें भी क्या है, एम एस वक्र तो क्या है, मुद्रा का पूर्ति वक्र है, और जो एल पी वक्र है वो क्या है, मुद्रा का मांग वक्र है। और ये दोनों एक दूसरे को बिंदु बी पर एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं, बिंदु ई पर, मतलब ये दोनों वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं। इसी बिंदु पर मुद्रा की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पर ब्याज की दर का निर्धारण हुआ ओ आर, और यही संतुलित ब्याज की दर है। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत के अनुसार जहाँ पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं, और जहाँ एक दूसरे को काटते हैं उसी बिंदु पर वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो उसी बिंदु पर मुद्रा संतुलित ब्याज की दर का निर्धारण होता है। अब इस संतुलित ब्याज की दर के निर्धारण पर मुद्रा की मांग या फिर मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होने पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम देखेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे मुद्रा की मांग में परिवर्तन होने पर। अब मान लो जैसे इस चित्र में एसएम रेखा क्या है, मुद्रा की पूर्ति रेखा, तथा L2, L1 और L3 रेखाएं क्या है, मुद्रा की मांग रेखाएं हैं। अब हम मान लेते हैं कि L1 जो कि मुद्रा की मांग रेखा है प्रारंभ में, तो इस अवस्था में संतुलन बिंदु क्या है, P है। कब, जब मुद्रा की मांग रेखा L1 है। तो संतुलित बिंदु P पर ब्याज की दर का निर्धारण हुआ OR, जहाँ पर L1 MS को काट रही है। अब यदि तरलता अधिमान मीन्स मुद्रा की मांग बढ़कर कितनी हो जाती है, L1 से बढ़कर L3 हो जाए, तो नया संतुलन बिंदु प्राप्त होगा, और नया संतुलन बिंदु है P1, क्योंकि बिंदु P1 पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति MS एक दूसरे के बराबर है। तो बिंदु P पर ब्याज की दर बढ़कर कितनी हो जाती है, P1 पर R1 OR1 हो जाएगी। मीन्स मुद्रा की मांग के बढ़ने पर ब्याज की दर में भी वृद्धि हो रही है। इसके विपरीत हम माने कि मुद्रा की मांग कम होकर कितनी हो गई, L2 हो जाती है, तो नया संतुलन बिंदु होगा P2, और उस पर ब्याज की दर कम होकर कितनी हो जाएगी, OR2 हो जाएगी। तो इस रेखा चित्र से हम समझते हैं कि जब मुद्रा की मांग में वृद्धि हो रही है तो ब्याज की दर भी बढ़ेगी, जब मुद्रा की मांग कम हो रही है तो ब्याज की दर में भी कमी हो रही है। कब, जब मुद्रा की पूर्ति स्थिर है। अब हम मानते हैं कि मुद्रा की मांग स्थिर और मुद्रा की पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों से ब्याज की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। LP रेखा क्या है, मुद्रा की मांग रेखा है, और M1S1, MS, M2S2 रेखाएं क्या है, मुद्रा की पूर्ति को प्रकट कर रही है। अब हम मानते हैं कि प्रारंभ में मुद्रा की पूर्ति रेखा कौन सी, MS। इस अवस्था में LP रेखा तथा MS रेखा बिंदु E पर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो बिंदु E क्या हुआ, संतुलन बिंदु। वहीं पर ब्याज की दर का निर्धारण कितना हुआ, OR। तो यदि मुद्रा की पूर्ति कम होकर कितनी हो जाए, OM1 हो जाती है, तो नया संतुलन बिंदु होगा। नया संतुलन बिंदु है E1, क्योंकि E1 पर ही LP मुद्रा का मांग वक्र और मुद्रा का नया पूर्ति वक्र M1S1 एक दूसरे को काट रहे हैं। तो संतुलन की स्थिति में ब्याज की दर बढ़कर कितनी हो जाएगी, OR1 हो जाएगी। अब हम मानते हैं कि यदि मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाए और मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाए, और मुद्रा की पूर्ति बढ़कर कितनी हो जाए, OM2 हो जाए, तो ब्याज की दर कम होकर क्या हो जाएगी, OR2 हो जाएगी। मीन्स जब मुद्रा की पूर्ति में कमी हो रही है तो ब्याज की दर
बढ़ रही है और जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है तो ब्याज की दर कम हो रही है। इस प्रकार से ये था मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति में पड़ने वाले प्रभाव के कारण ब्याज की दर में होने वाले परिवर्तन। अब इस सिद्धांत की भी अन्य सिद्धांतों की तरह कुछ आलोचनाएं हैं। जैसे फर्स्ट, अनिर्धारणीय। प्रोफेसर हैंसन के अनुसार केंज ने परंपरावादी सिद्धांत की आलोचना इसलिए की थी कि वह अनिर्धारणीय है, लेकिन वास्तव में यही आलोचना केंज के तरलता सिद्धांत पर भी लागू होती है। मौद्रिक तत्वों पर अत्यधिक बल। जैसा कि क्लासिकल थ्योरी में किस प्रकार के तत्वों पर अधिक बल दिया गया था? वास्तविक तत्वों पर। जबकि केंज की तरलता अधिमान सिद्धांत में मौद्रिक तत्वों पर अधिक बल दिया गया है। लेकिन हिक्स और हैंसन ऐसा मानते हैं कि ब्याज के किसी पूर्ण सिद्धांत में वास्तविक और मौद्रिक दोनों ही तत्वों का समन्वय आवश्यक होता है। प्रतीक्षा और बचत की उपेक्षा। केंज ऐसा मानते हैं कि ब्याज की दर प्रतीक्षा या बचत का पुरस्कार नहीं है, जबकि हेजलेट के अनुसार बिना बचत किए नकदी के परित्याग का प्रश्न ही नहीं उठता है। बचत क्या है? एक आवश्यक तत्व है जिसके द्वारा ही ब्याज दर पर मुद्रा कोष उपलब्ध हो सकते हैं। अल्पकाल की व्याख्या। तरलता अधिमान सिद्धांत केवल अल्पकाल में पाई जाने वाली ब्याज की दर की व्याख्या करता है, लेकिन दीर्घकाल में ब्याज की दर क्या होगी इसकी कोई व्याख्या नहीं करता है। असंगत। तरलता अधिमान सिद्धांत असंगत है, मीन्स वास्तविक जीवन के अनुभवों से ये सिद्धांत ठीक सिद्ध नहीं होता, क्योंकि केंज क्या मानते हैं कि जब मुद्रा की पूर्ति कम होती है तो ब्याज की दर बढ़ जाती है और जब पूर्ति अधिक होती है तो ब्याज की दर कम हो जाती है, जैसा कि मैंने अभी रेखा चित्र के माध्यम से समझाया था। लेकिन मंदी की दशा में ऐसा देखने में नहीं आया है कि मुद्रा की पूर्ति कम होती है किंतु ब्याज की दर भी अधिक न होकर क्या हो जाती है? कम ही होती है। और मुद्रास्फीति के समय मुद्रा की पूर्ति अधिक होने पर भी ब्याज की दर अधिक ही रहती है। तो इस प्रकार से केंज का यह सिद्धांत असंगत है। स्वयं खंडित। ये प्रोफेसर हेजलेट के अनुसार केंज का ब्याज सिद्धांत अपनी बात को स्वयं ही खंडित करता है। कैसे करता है? कि यदि कोई व्यक्ति अतिरिक्त धनराशि को बैंक जमाओं या अल्पकालीन ट्रेजरी बिलों में लगाता है तो उसको उन पर ब्याज मिलता है, मीन्स उसको ब्याज और नकदी दोनों ही मिलते हैं। इसलिए केंज का यह तर्क भी गलत है कि ब्याज तरलता के त्यागने का पुरस्कार है। ब्याज की दर की विभिन्नता की व्याख्या का अभाव। तरलता अधिमान के आधार पर एक ही समय पर पाई जाने वाली ब्याज की विभिन्न दरों की व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि एक निश्चित समय पर तरलता अधिमान समरूप रहता है और एक ही व्यक्ति विभिन्न समय के लिए ब्याज की विभिन्न दरों पर रुपया उधार देगा, यद्यपि मुद्रा का तरलता अधिमान उसके लिए सभी अवस्थाओं में एक समान है। तो इसीलिए ये सिद्धांत ब्याज पर समय तत्व के प्रभाव को महत्व नहीं देता है। तरलता केवल 3 उद्देश्यों के लिए उदय नहीं होती। जैसा कि केंज ने माना है कि मुद्रा की मांग कितने उद्देश्यों के लिए की जाती है? 3 उद्देश्यों के लिए की जाती है, क्रय विक्रय, सावधानी और सट्टा उद्देश्य के लिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। इन 3 उद्देश्यों के अलावा अन्य भी कई उद्देश्य हैं जिनके लिए मुद्रा की मांग की जाती है। अवास्तविक। केंज का सिद्धांत अवास्तविक धारणा पर आधारित है कि लोग अपने धन को या तो नगद रूप में रख सकते हैं या फिर तरलता, बॉन्ड आदि के रूप में रख सकते हैं। लेकिन टोबिन के अनुसार आजकल अल्पकालीन ऋण पत्र लोगों को तरलता और ब्याज दोनों के लाभ प्रदान करते हैं, इसलिए क्रय विक्रय और सावधानी उद्देश्य के लिए रखी गई मुद्रा आय और ब्याज दोनों पर निर्भर करती है। किसके अनुसार? टोबिन के अनुसार। जबकि केंज के अनुसार सावधानी और क्रय विक्रय के लिए किस पर निर्भर करती थी? आय पर, और सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ब्याज दर पर निर्भर करती थी। तरलता बंद की आलोचना। टोबिन, हिक्स और फ्रीडमैन आदि ने तरलता बंद की भी आलोचना की है, क्योंकि उनके अनुसार वास्तविक जीवन में दीर्घकाल में ब्याज की दर कभी भी इतनी कम नहीं हो सकती कि लोग अपनी सारी संपत्ति नकदी के रूप में रखना चाहेंगे। तो वास्तविक जीवन में ऐसी अवस्था की संभावना नहीं है। थैंक यू।